नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक हमने पार्टनरशिप में नए साझेदार का प्रवेश पढ़ लिया है। इस क्लास में हम साझेदार का अवकाश ग्रहण या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जिसे कहा जाता है, उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले 1 मिनट का आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि देखिए अभी वाणिज्य की क्लासें चल रही हैं, पेड क्लासेस हैं, जिसमें जिस प्रकार से अभी हम ये साझेदारी आपको दिख रही है, इसी प्रकार से पूरा टॉपिक कवर, पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। जो 120 मार्क्स का आपको सिलेबस आने वाला है वो पूरा कवर करने वाले हैं और उसका प्राइस है 1999। इसके साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। जो नोट्स आप देख रहे हैं जिससे हम पढ़ाते हैं, ये नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप केवल पीडीएफ फॉर्म में नोट्स ही लेना चाहते हैं तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। 499 के नोट्स हैं और ये भी कब तक प्राइस वैलिड है, 4 जैन तक। इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पर 8962429653 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट बात ये कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं, हमारा एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो है साझेदारी का अवकाश ग्रहण, मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? अब रिटायरमेंट मतलब अब क्या हो गया, अब वो सेवानिवृत्त हो गए वहां से उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया। तो अवकाश ग्रहण कोई क्यों करता है? तो देखिए, सामान्य अगर कोई कर्मचारी है, हमारी एक सामान्य व्यक्ति की बात किए जाए, तो एक सामान्य व्यक्ति भी एक ना एक दिन क्या करते हैं, अपना जो काम है उससे वो क्या ले लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वहां से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अवकाश ग्रहण या रिटायरमेंट। एक कर्मचारी होता है, अगर मान लीजिए एक कंपनी में, ये कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें क्या है, ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति ये व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिटायरमेंट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक एज का फैक्टर होता है कि एक एज हो गई आपकी तो रिटायर हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल अपना व्यापार कर रहा है तो उसमें से भी वो रिटायर हो जाते हैं। कई बार वो देखा होगा ना हमने कि जो बड़े लोग रहते हैं वो व्यापार नहीं करते हैं, अब उनके बच्चे व्यापार करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अवकाश ग्रहण करने का कारण क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है, उम्र हो गई है। मतलब क्या हो गई, अब हेल्थ इशू, अब वो उतने हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है कि वो क्या कर पाए, व्यापार अच्छे से कर पाए। अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी हेल्थ खराब रहती है, एज हो गई है, तो भी वो रिटायर हो जाते हैं। तो और क्या हो जाता है, और कई कारण हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, रिटायर होते हैं। तो इसी प्रकार से साझेदारी फर्म में भी जो साझेदार होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं साझेदार के रिटायर होने के। तो देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो क्या होगा, एक तो एज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हेल्थ। मतलब उनकी क्या है, स्वास्थ्य खराब रहता है साझेदार का। पहले साझेदार बहुत अच्छे स्वास्थ्य के थे, तो वो क्या करते थे, पूरी पार्टनरशिप फर्म में अपना प्रॉपर योगदान देते थे। मतलब साझेदारी को चलाते थे प्रॉपरली, दिन प्रतिदिन के जो काम होते थे उनको भी देखते थे और वो सारे काम भी वो करते थे। परंतु अब उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं कि वो सारे काम कर पाए, और साझेदारी फर्म में रहना है तो काम भी करना है, जरूरी था, ऐसा था। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है, मतभेद हो जाती है। मतलब क्या हो गई, दो साझेदारों के बीच में क्या हो गई, दो साझेदारों के बीच में लड़ाई हो गई या मतभेद हो गया बाकी साझेदारों का। इससे एक साझेदारों का बाकी साझेदारों से क्या हो गया, मतभेद हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे फर्म है, हमारी फर्म है, फर्म में क्या है, ए, बी और सी, तीनों साझेदार थे। ए, बी, सी तीनों साझेदार थे। अब क्या हुआ, जो ए था उनका किनसे झगड़ा हो जाता है, उनका झगड़ा हो जाता है बी और सी से। क्या हो जाता है, झगड़ा। तो ऐसी दशा में क्या होता है, इन तीनों की बनती नहीं है, तो ए क्या करता है, यहाँ से अवकाश ग्रहण कर लेता है कि ठीक है भैया, मैं साझेदारी फर्म छोड़ रहा हूँ, आप दोनों ही संभालो, मेरे को तो मेरे पूंजी दे दो और जो मेरा हक बनता है वो मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जो साझेदारी फर्म से क्या करते हैं, साझेदार अवकाश ग्रहण करते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट से हमारा थ्योरी कि साझेदारी का अवकाश ग्रहण। अब साझेदार का अवकाश ग्रहण, सॉरी, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार फर्म से कोई भी साझेदार 6 माह पूर्व सूचना देकर, कितने माह पूर्व देकर, 6 माह पूर्व सूचना देकर। ये बात किसमें लिखी गई है, तो ये बात लिखी गई है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में। इसमें अगर पूछा जाएगा तो किसमें दिया गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिया गया है कि 6 माह पूर्व वो सूचना देकर क्या करते हैं, फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है। ठीक है, फर्म से सेवानिवृत्त हो सकता है, तो आपको ये हाईलाइट कर लेना चाहिए। सामान्यतः फर्म में कोई साझेदार शारीरिक, मतलब किस किस कारण से हो सकता है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण, मतलब वही हेल्थ इशू के कारण, वृद्धावस्था के कारण, मतलब वही एज हो गई है, जो साझेदार है वो काफी एज हो गई तो अब वो उतना अच्छे से व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, अन्य साझेदारों से मतभेद के कारण, मतलब वही अन्य साझेदारों से मतभेद हो गया, मतलब उनका क्या हो गया है, दोनों में आपस में अब बनती नहीं है, इसलिए जैसा एग्जांपल है। और अन्य कारण से भी अलग हो सकता है। अब अन्य कारण क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए
अन्य कारण मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर समझिए अन्य कारण। मान लीजिए ये फर्म थी ए, बी और सी की, तीनों लोगों की क्या थी, ये फर्म थी। और ये फर्म से क्या करते थे, ये अपनी एक शॉप चलाते थे, एक अपना व्यापार चलाते थे बहुत अच्छा, तीनों लोग मिल करके। और ये व्यापार कहाँ था, ये जो इनका व्यापार है, ये व्यापार, ये जो फैक्ट्री है, इनकी फैक्ट्री कहाँ थी, इंदौर में थी। ठीक है, कहाँ थी, इंदौर में थी, इंदौर में थी। परंतु जो सी है, जो सी है उनकी जो फैमिली है, अब सी की एज तो हो गई है पर फिर भी व्यापार में वो काम कर सकते हैं। परंतु जो इनका बेटा है, जो इनका ए का सन है, उसकी जॉब कहाँ लग गई है, उसकी जॉब मान लीजिए मुंबई में लग गई है। कहाँ लग गई है, मुंबई में, उनकी जॉब लग गई है मुंबई में। ठीक है, तो बेटा वहां चला गया, इनकी बहू भी वहां चली गई, और माँ भी बोलती है कि अब अपने बेटे के साथ ही रहें, तो माँ भी वहां चले गए। तो अब बचे कौन है यहाँ पर, केवल सी अकेला बचे हैं, कहाँ, इंदौर में। तो अब सी ने बोला जब सभी लोग मुंबई में मेरे बेटे के साथ चले गए हैं, तो मैं यहाँ रुक करके मेरा मन नहीं लगता है, मैं भी अब कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी मेरे बेटे के पास जा रहा हूँ, मुंबई में ही रहूंगा। तो इस कारण से भी जा रहे हैं। अब कोई मतभेद हुआ है क्या, नहीं। कोई एज फैक्टर आया है क्या, नहीं। क्या हेल्थ इशू आया है, नहीं। ना ही कोई मतभेद हुआ है, ना ही कोई बात है। पर क्या रीजन आ गया, अन्य कारण। अन्य कारण में क्या आ गया, ये ऐसा रीजन आ गया। अब इस कारण से अब वहां से तो ये व्यापार रोज मैनेज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए क्या करा, इन्होंने यहाँ से सेवानिवृत्ति ले ली। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को निवृत्त साझेदार कहा जाता है। अब ये पॉइंट ध्यान रखिए कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को क्या कहा जाता है, निवृत्त साझेदार, मतलब रिटायरिंग पार्टनर। और शेष साझेदार मतलब जो बच जाते हैं। अब जैसे हमारे एग्जांपल में क्या हुआ, हमारे एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में ए और बी कौन, ए और बी, एक मिनट, जो सी है, जो क्या है, जो सी है वो वो कौन सा साझेदार कहलाएगा, वो रिटायरिंग पार्टनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिटायरिंग पार्टनर। और जबकि जो शेष साझेदार मतलब ए और बी, ए और बी जो शेष साझेदार हैं, वो क्या कहलाएंगे, चालू साझेदार या कंटिन्यूइंग पार्टनर कहलाएंगे। बात ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने पर आएगा तो वो एक सरल सा क्वेश्चन पूछेगा, तो वो ये भी पूछ सकता है कि जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को क्या क्या कहा जाता है। अवकाश, किसी भी साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को क्या कहा जाता है, निवृत्त साझेदार, कंटिन्यूइंग पार्टनर, निवृत्त और रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर, बोथ, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर या निवृत्त साझेदार कहा जाता है। ठीक है, और शेष साझेदार को क्या कहा जाता है, चालू साझेदार। यदि शेष साझेदारों की संख्या कैसी हो जाती है, एक ही रह जाती है, एक ही रह जाती है, तो यह एकाकी व्यापार कहलाता है। कैसा कहलाएगा, अगर मान लीजिए किसी कारण से सारे साझेदार रिटायर हो जाते और एक ही साझेदार बचता, कौन बचता, ए ही बचता, तो अब जो व्यापार किया जा रहा है उसको कैसा व्यापार कहा जाएगा, एकाकी व्यापार, मतलब सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहा जाएगा, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहा जाएगा। और हमने एक और बात पढ़ी थी, मैंने एमसीक्यू में भी आपको बताया कि जब एक ही साझेदार रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, कंपलसरी वाइंडिंग अप कर दिया जाता है, उस साझेदारी फर्म का क्या कर दिया जाता है, अनिवार्य रूप से समापन कर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी पढ़ी हुई है ये बात। चलिए, निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना। अब निवृत्त साझेदार मतलब हमारे हमारे जो एग्जाम्पल है उसमें कौन जा रहा है, उसमें अभी सी जा रहा है। सी जो है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। सी जो रिटायर हो रहा है तो उसको क्या क्या मिलना चाहिए। आप सोचिए ना, सी जो है वो रिटायर हो रहा है, ये बात को ना देखिए, इसको अभी मत देखिए, इसको ऐसे ही समझिए कि देखिए सी जो है ये फर्म, ये अपने व्यापार को छोड़कर जा रहा है। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर के इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये इतनी बड़ी अपनी फैक्ट्री बनाई है इंदौर में, अपना नाम अच्छा बना लिया है, तब जाके तीनों काम कर रहे हैं। तो देखिए एक तो सी जाएगा, तो उसने जब ये फैक्ट्री बनाई होगी तो उसमें कुछ पैसे लगाए होंगे, तो वो क्या बोलेंगे, भैया जो मैंने कैपिटल लगाई थी वो मेरे को कैपिटल दे दो। क्यों, क्योंकि मेरी कैपिटल है, ये लेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे, अरे भैया जो इसमें रिजर्व, हमारे जो रिजर्व बने इतने सालों में, क्या बने, रिजर्व बन गए हैं, जो संचय है हमारे वो मेरे को दो। मतलब रिजर्व मतलब संचय, जो हमारे संचय थे वो हमको दो। तीसरा वो क्या बोलेंगे, भैया इतनी बड़ी गुडविल है, इसका रिवैल्यूएशन करो, मतलब इसमें जो कम ज्यादा, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, आज इसकी वैल्यू कितनी है, करोड़ों में वैल्यू है, तो इसका क्या करो, रिवैल्यूएशन करो, मतलब पुनर्मूल्यांकन करो, और उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे को दो। बाकी साझेदार और क्या बोलेंगे ये, और ये बोलेंगे गुडविल में मेरे को हिस्सा दो, क्योंकि गुडविल भी तो है हमारी फर्म की, तो गुडविल का वैल्यूएशन करो, जो हमने पढ़ी है मेथड, उनसे वैल्यूएशन करो, मेरे को उसमें भी हिस्सा दो। जो ए और बी है वो क्या बोलेंगे, ए और बी बोलेंगे भैया ये सब चीजें तो चलो मिली तुमको, माना, परंतु कुछ हमको लॉस भी तो है, मतलब किसी कारण से हमको लॉस भी हो सकता है, वैल्यू कम भी तो हो सकती है, तो उसका लॉस भी तुम लो, क्योंकि तुम्हारे कारण हुआ है, तुम हम तीनों ने मिलकर करा है, तो वो लॉस भी किसको दिया जाएगा, इसको किया जाएगा। मतलब कैसा, रिवैल्यूएशन के कारण लॉस हो गया किसी असेट में, तो उसका लॉस भी किसको दिया जाएगा, सब में बांटा जाएगा, तो उसमें सी का हिस्सा जो रहेगा उसको दिया जाएगा।
बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कितनी कितनी चीजें मिलेंगी। अब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो ये एग्जाम्पल लिख लिया करिए जो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, और अगर आपके पास ये नोट्स हैं ही, पेड स्टूडेंट है तो आपके पास ये नोट्स होंगे, तो आप क्या करिएगा, ये लिखते भी जाइएगा और लिखते जाइएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, अभी तो ये मैंने सेव नहीं करता था मैं, पर आने वाले टाइम में मैं क्या करा करूंगा, सेव कर लिया करूंगा, ये पीडीएफ भी सेव कर लिया करूंगा। तो आपके लिए ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दिया करूंगा, मतलब जिसमें ये हाईलाइट और मैं जो लिखता हूँ, कोशिश करूंगा कि ये वाले पीडीएफ भी आप तक पहुंच जाए, मतलब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, जो ऐसा लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ भी आपके पास पहुंच जाए, तो आपको भविष्य में कभी कुछ याद करना रहे तो ये सारे एग्जाम्पल देख के आपको पूरी बात याद आ जाएगी। वैसे तो उम्मीद होगी कि आप सब लिखते जाते होंगे, ये एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ तो एग्जाम्पल भी लिख लेना चाहिए, कि भविष्य में क्या होगा, आपको चीजें याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या राशि दी जाएगी, तो देखिए पूंजी खाते का क्रेडिट, मतलब वही कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट है, अगर क्या है उसके अलावा चालू खाता, अगर हम कैपिटल में चालू खाता भी खोला हुआ है हमने अगर हमारी बुक्स में, तो उसका शेष भी जो है क्रेडिट शेष वो दिया जाएगा। लाभ हानि खाते, लाभ हानि खाते में कोई प्रॉफिट है तो वो दिया जाएगा। संचय और अन्य अधिकों को उसका भाग, वही रिजर्व है, रिजर्व में जो उसका भाग है, रिजर्व में जो उसका भाग है वो भी उसको दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या जाएगा, उसकी ख्याति, वही वैल्यूएशन जो करेंगे और उसमें जो उसका हिस्सा बनेगा वो दिया जाएगा। संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से अगर लाभ होता है तो उसमें उसका हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। और दूसरा कहा जाएगा निवृत्त तिथि तक पूंजी पर ब्याज, अगर पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है बताइए एग्जांपल, ये आंसर क्या होगा, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कब दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज अगर दिया जाता है तो कब दिया जाता है, जब ऐसा साझेदारी संलेख में लिखा हो। अगर साझेदारी संलेख में नहीं लिखा रहेगा तो क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ऐसे याद कर लिया करिए, रेफरेंस में मैं आपको याद भी कराते रहूंगा। पूंजी पर ब्याज और अन्य पारिश्रमिक का मतलब क्या है, जैसे वो व्यक्ति क्या करते थे, वो व्यक्ति अपने वो व्यापार में पूरा योगदान देते थे तो उनको हम क्या देते थे, सैलरी देते थे। उनको हम क्या देते थे, उनको हम सैलरी भी देते थे, मतलब वेतन भी देते थे, तो वो वेतन भी उनको मिलेगा उस दिन तक का। और निवृत्ति की तिथि तक का लाभ में हिस्सा, अब निवृत्ति की तिथि तक में लाभ में हिस्सा मतलब समझिए इसको ऐसे, एक मिनट यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 लें, चलिए 1 अप्रैल 2023 ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 2023 को हमारा व्यापार चालू हुआ। अब जो सी है, ये ए बी और सी तीनों की फर्म है, तो जो सी है वो रिटायर कब हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है दिसंबर में, दिसंबर 2023 में रिटायर हो रहा है, ठीक है, दिसंबर 2023 में वो रिटायर हो रहे हैं। और अभी हमारी बुक्स कब फाइनल होती हैं, बुक्स नॉर्मली बुक्स कब फाइनल होती है, बुक्स कब फाइनल होती है, कब प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, ईमानदारी से बताइए। तो वो निकाला जाता है 31 मार्च 2024 में। कब निकाला जाएगा, 31 मार्च 2024 में जो है वो क्या किया जाएगा, बुक को फाइनल किया जाएगा और तब जाके प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, नॉर्मली यही होगा। हम इसी समय पी एंडल वो सब बनाएंगे। पर सी कब जा रहा है, सी तो बोल रहा है दिसंबर में ही जा रहा है, तो वो बोलेंगे नहीं कि भैया 31 दिसंबर तक जो मेरा प्रॉफिट में हिस्सा है वो तो मेरे को दो, क्योंकि आज तक तो मैंने भी इस फर्म में काम किया है ना। ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, मतलब हमने कब कब काम किया, उन्होंने कितने महीने काम किया, देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बोलेंगे देखिए अप्रैल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 महीने का जो प्रॉफिट है वो तो हमको दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि बुक्स में दिए ही है ना, सेल इस साल की हो गई, इस पर सेल परचेस एक्सपेंसेस जो भी है सब हम ले लेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट। यहाँ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए देखिए कि ये 9 महीने का प्रॉफिट कितना आया, 90,000 रुपए। कितना आया, 90,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आया, कितने महीनों का, इन 9 महीनों का, ठीक है। और ये एबीसी साझेदार थे, एबीसी साझेदार का अनुपात कितना था, बराबर का, मतलब समान अनुपात में बांटते थे, एक एक के अनुपात में बांटते थे। तो अब इसमें सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/1। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा 30,000 रुपए। तो ये 30,000 रुपए जो इसका हिस्सा है ये भी इसको दिया जाएगा, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बात समझ में आई, एग्जाम्पल लिख लिया, पलटू में पेज, ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल, अगर नहीं लिखा हो, अगर समझ रहे हो तो। समझ में आई, ये मैं क्यों समझा देता हूं, ताकि आपको थ्योरी याद रहेगी, क्योंकि कभी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो आपको थ्योरी पता रहेगी, तो दिमाग में बैठ जाएंगे इन एग्जाम्पल से। बात समझ में आ गई, पलटू पेज, चलिए
तो देखिए हमने क्या करा, और अगर कभी आपसे छूट जाए ये पेज तो क्या करा करिए, वीडियो पॉज कर लिया करिए। जैसे मान लीजिए मैंने पेज पलट दिया तो पीछे किया 10 सेकंड वीडियो को, और क्या किया आपने पॉज कर दिया वीडियो, वीडियो पॉज करने के बाद पूरा एग्जांपल लिख लिया और फिर वीडियो को आगे देख लिया करिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया होगा, तो समझ में आ गई, उसके हिस्से तक का लाभ जो है उसको मिल जाएगा। और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी मतलब हमने क्या करा है, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है, उसका समर्पण मूल्य में उसका भाग, समर्पण मूल्य में उसका भाग मतलब जो सरेंडर वैल्यू, हमने जब सरेंडर करा तो उसकी जो वैल्यू हमको मिली वो उसमें भी उसका भाग मिलेगा। मतलब मान लीजिए हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब सबके लिए एक कॉमन पॉलिसी ले ली थी। अब वो कॉमन पॉलिसी का मूल्य कितना था, मान लीजिए इसको एग्जाम्पल के लिए भी हम इसको अभी वही लेते हैं राउंड फिगर में, ताकि आपको बताने में आसानी होगी। मान लीजिए 9 लाख रुपए की, 18 लाख रुपए की ली, कितने की ली, जो वैल्यू ली थी हमने कितने की ली थी, वो ली थी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वो कितने की ली थी, 18 लाख रुपए की। ठीक है, 18 लाख रुपए की हमने पॉलिसी ली थी, उसका मूल्य कितना है आज का, उसका जो मूल्य है आज है वो 18 लाख रुपए। हमने जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली थी उसका सरेंडर मूल्य आज की स्थिति में कितना है, 18 लाख रुपए। हमारे साझेदार कितने हैं, 3 साझेदार हैं, तो और उसमें सी का अनुपात कितना है, 1/3, तो बस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो ये जो 6 लाख रुपए है सरेंडर वैल्यू में, किसमें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, ये 6 लाख रुपए भी किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अब वो रिटायर हो रहा है, भविष्य में जब कुछ होगा तो ये उसमें उस समय तो नहीं रहेगा ना, तो वो आज ही इस पॉलिसी में अपना हिस्सा ले लेगा। समझ में आई बात, कोई डाउट, कोई समस्या? तो ये बात समझ में आई, क्या क्या मिलेगा उसको। तो देखिए पूंजी खाते का क्रेडिट शेष, चालू खाते का क्रेडिट शेष, लाभ हानि खाते का भाग मिलेगा, संचय और अन्य अधिक्यों में भाग मिलेगा, ख्याति में मिलेगा, संपत्ति दायित्व के पुनः मूल्यांकन से अगर कोई लाभ हो रहा है तो मिल जाएगा, और अगर उसमें कोई हानि भी हो रही है तो भी हमने देखा है कि वो या तो आती समय या जाती समय वो भी उसको मिलता है, परंतु यहाँ पर हम लाभ ले रहे हैं। दूसरा हो जाएगा निवृत्ति की तिथि पर पूंजी पर ब्याज मिल जाएगा, और अन्य पारिश्रमिक, अन्य पारिश्रमिक का मतलब क्या, सैलरी अगर कोई होगी तो वो मिल जाएगी। दूसरा हो जाएगा निवृत्ति की तिथि तक अगर कोई लाभ हो रहा है तो उसमें हिस्सा मिल जाएगा। और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का समर्पण मूल्य है उसमें उसका भाग कितना है वो भी उसे मिल जाएगा, ये बात उसको मिल जाएगी। अब इसमें से घटाएंगे क्या, मतलब क्या क्या, ये तो मिलेगा उनको, मतलब लाभ और ये सब मिल जाएगा, अब उसमें घटाएंगे क्या, तो देखिए ऊपर प्रॉफिट दिया था तो नीचे लॉस जरूर देंगे। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम फटाफट से क्या घटाएंगे। तो देखिए अगर क्या है, पूंजी खाते या चालू खाते, पूंजी खाते या चालू खाते का क्या है, डेबिट शेष है, मतलब पहले हमको क्रेडिट शेष आ रहा था तो उसमें हम क्या करेंगे, उसकी जो कैपिटल है उसमें सब ये चीजों को जोड़ देंगे। अब उसका डेबिट शेष आ रहा है तो हम क्या घटेंगे, निम्न चीजों को घटाया जाएगा, मतलब इससे उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, इससे जो कैपिटल है उसको कम कर दिया जाएगा, इतने इस मूल्य से उनकी कैपिटल कम कर दी जाएगी। तो क्या है, डेबिट शेष उसको घटा देंगे। लाभ हानि खाते का डेबिट शेष मतलब पुराने सालों में क्या थी, पुराने सालों में लॉस था, पुराने सालों में लॉस था और वो बुक में दिख रहा था, बैलेंस शीट में वो दिख रहा था, तो वो क्या करेंगे, उस लॉस को उनके खातों से कम कर देंगे, भैया ये लॉस में भी तो आपका हिस्सा है, इसको भी करो। कृत्रिम संपत्तियों का डेबिट शेष, अगर कृत्रिम संपत्तियां हैं उसका क्या है, कोई डेबिट शेष है तो उसको कम करेंगे। जैसे कोई कृत्रिम संपत्तियां हम बनाते हैं, यह मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा कृत्रिम संपत्तियों को, तो उसको आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कोई कृत्रिम संपत्ति खड़ी है, मतलब एक्चुअल में संपत्ति नहीं है पर हमने कुछ एक्सपेंसेस करे थे, वो एक्सपेंसेस का हमको बेनिफिट फ्यूचर तक मिलेगा, तो वो कृत्रिम संपत्तियों में क्या है, डेबिट बैलेंस खड़ा हुआ है। अब डेबिट बैलेंस खड़ा हुआ है मतलब क्या, मान लीजिए 9 लाख रुपए की कृत्रिम संपत्ति का बैलेंस खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये 9 लाख रुपए का कृत्रिम संपत्ति खड़ी है, मतलब एक्चुअल में संपत्ति है क्या, नहीं, इसका मूल्य तो दिन प्रतिदिन घटना ही है। तो ये जो कृत्रिम संपत्ति है इसमें एक सी का भाग कितना है, 1/3, तो वो 3 लाख रुपए का आज ही उनको बोलेंगे कि भैया ये 3 लाख रुपए भी आप इससे, आप इसके 3 लाख रुपए आपको देने बनते थे तो ये 3 लाख रुपए कम कर लो, तो वो बात यहाँ पर बोली गई। दूसरा क्या बोला गया, पुनर्मूल्यांकन पर हानि, पुनर्मूल्यांकन पर हानि जो मैंने आपको बताया था कि देखिए पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तो हो सकता है लॉस भी हो, तो उससे उनकी मूल्य क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। और निवृत्ति की तिथि तक आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज मतलब अगर निवृत्ति की तिथि तक पूंजी पर ब्याज तो दिया जाता है और आहरण पर ब्याज लिया जाता है, तो आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। मान लीजिए उन्होंने ड्राइंग कर ली थी, ड्राइंग कितनी कर ली थी, ड्राइंग कर ली थी अपनी 1 लाख रुपए, ड्राइंग कितनी कर ली थी, 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए ड्राइंग कर ली थी, और रेट कितना है हमारा, 10% का रेट है, 10% का रेट है तो कितना आ जाएगा, 10% का रेट है तो 10,000 रुपए। ये कितना आ गया, साल भर का आ गया 10,000 रुपए। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल में 12% कर लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन देखने में। तो ये 12,000 रुपए कितना आ गया, साल भर का 12,000 रुपए आ गया। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए आहरण करा था तो साल भर का कितना, 12,000 रुपए आ गया। तो अब 9 महीने तक उन्होंने इस्तेमाल किया है तो 9 महीने का कितना हो जाएगा
हम 9 इंटू 12, तो 12 से 12 डिवाइड हो गया, तो 9,000 रुपए का हो जाएगा। कब तक का ब्याज हो जाएगा, कब तक का ब्याज हो जाएगा, उनका जिस तिथि को वो जा रहे हैं। ठीक है, ये आहरण जो मैंने निकाला है कैलकुलेशन, आहरण ये कैसा निकाला है, ये माना गया है इस आहरण की वैल्यू में कि जो 1,00,000 रुपए उन्होंने ड्राइंग करी थी वो एक फर्स्ट डे को कर ली थी, मतलब पहले दिन ही उन्होंने 1,00,000 रुपए आहरण कर लिए थे, उस हिसाब से हुआ है। आहरण इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और कैपिटल की कैलकुलेशन भी होती है प्रॉपरली, तो वो मुझे लग रहा है कि उसका जो है क्वेश्चन कम पूछने के चांसेस है, क्योंकि देखिए क्या आएगा, उसमें कैलकुलेशन बहुत की जाती है। आहरण अगर पूंजी पर ब्याज या आहरण पर ब्याज निकालने की कैलकुलेशन की जाएगी तो उसमें लगता है ज्यादा टाइम, मतलब अगर उसको ईमानदारी से देखा जाए तो आपको 10 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उसमें भी गलती होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि फिगर इतने रहते हैं। फिर भी मैं आपको पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज ये दोनों टॉपिक को कवर कराऊंगा, पर सबसे एंड में कवर कराऊंगा अदर टॉपिक के, मतलब अदर एडिशनल टॉपिक के नाम से। और उसमें अगर मेरे को फिर भी कुछ लगा कि ये आईएमपी, तो बोल दूंगा कि ये तो देख ही लेना, और जो आईएमपी नहीं होगा उसको इसलिए अदर टॉपिक में हम एंड में कवर करेंगे। ठीक है, साझेदारी पर किसमें, साझेदारी में हम पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन में मैं बताऊंगा, पर एंड में बताऊंगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिकल आना थोड़ा सा कम है। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई, क्या क्या घटाएंगे क्या क्या प्लस करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इधर। उपरोक्त समायोजन के पश्चात कुल देय राशि को साझेदारी संलेख की व्यवस्थाओं के अनुसार भुगतान किया जाएगा। देखिए अब मतलब क्या हो गया, अब हमने क्या करा, कैपिटल में ये सारी चीजों को क्या कर दिया, ये सारी चीजों को हमने कर दिया ऐड। ठीक है, ये सारी चीजों को हमने क्या कर दिया, ये सारी चीजों को कर दिया हमने ऐड कैपिटल में, और ये सारी चीजों को हमने क्या कर दिया, लेस। तो अब मान लीजिए ये कैपिटल में लेस करा, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट। नेट कैसे आएगा, नेट एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कैपिटल थी उनकी 1,00,000 रुपए, ये यहाँ पर 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपए और उसमें से हमने लेस कितना कर दिया है, यहाँ पर लेस मान लीजिए टोटल कितना आ रहा था, 30,000 रुपए का, तो हमने ये 30,000 रुपए का लेस कर दिया, 1,00,000 में से 30,000 का लेस कर दिया, तो नेट नेट कितना आया, 70,000 रुपए। ये 70,000 रुपए क्या आ गया, हमने ये 70,000 रुपए क्या आ गया, नेट पेबल, मतलब 70,000 रुपए जो है वो सी को देना है। मतलब ऊपर का जो ऐड करना था उसका टोटल कितना आ गया, 1,00,000 रुपए, और नीचे जो लेस करना था उसका टोटल कितना आ गया, 30,000 रुपए। तो नेट नेट कितना देना है, नेट नेट उनको 70,000 रुपए देना है। तो ये 70,000 रुपए हम अब किसको पे करेंगे, सी को पे करेंगे। तो वो पे कैसे करेंगे, जो साझेदारी संलेख है उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार उनको भुगतान किया जाएगा। अब साझेदारी संलेख में भुगतान का कैसे हो सकता है, भुगतान का तरीका कैसे हो सकता है, तो देखिए एक तो तरीका क्या हो सकता है, संपूर्ण भुगतान नगद में किया जाए, मतलब जो 70,000 रुपए है उसको कैसे दे दिया जाएगा, कैश में पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, पूरा की पूरा कैसा पेमेंट कर दिया जाएगा, कैश में पेमेंट कर दिया जाएगा पूरे के पूरे का। दूसरा क्या है, कुछ भुगतान नगद में, और शेष शेष को कैसे किया जाएगा, शेष को ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, और इस राशि का भुगतान ब्याज सहित एक मुश्त या किस्तों में कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए मान लीजिए 70,000 रुपए का हमने क्या बोला, कैश में पेमेंट कर देंगे, तो 70,000 आज के आज किसको, सी को कैश में दे देंगे। परंतु साझेदारी संलेख क्या बोल रहा है कि 50% पेमेंट, यहां पर समझिए इसको। तो संलेख में क्या क्या लिखा है, संलेख में एक तो ये लिखा है कि पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट कैश में कर दो, फुल पेमेंट कैसा कर दो, कैश में कर दो। तो हम क्या करेंगे, साझेदारी में कैश में लिखा है तो हम पूरा 70,000 रुपए उनको कैश में दे देंगे, एक तो ये लिखा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, साझेदारी संलेख में लिखा है कि कुछ पेमेंट तो कैश में करो और कुछ पेमेंट का क्या कर दो, लोन में, लोन मान के बाद में उसका रीपेमेंट किया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 70,000 है तो कम लिख रहा है। आज मान लीजिए ये जो साझेदार रिटायर होता है इसको कितना देना रहता, 70 लाख रुपए देना रहता, 70 लाख रुपए देना रहता। तो 70 लाख रुपए कोई छोटा फिगर नहीं है, 70 लाख रुपए एक बहुत बड़ा फिगर है। तो आज 70 लाख रुपए अगर इस साझेदार को दे देंगे तो फर्म की स्थिति बिगड़ जाएगी। फर्म के पास इतना पैसा थोड़ी ना रखा है फ्री, फर्म ने कहीं ना कहीं पे पैसा लगा के रखा होगा ना। जो साझेदार है वो साझेदार कैपिटल लाया था तो किसी कारण से ही लाए होंगे ना। हमने कोई दुकान खरीदी होगी, हमने कोई नई बिल्डिंग बनाई होगी, हमने कोई फैक्ट्री बनाई होगी, तो आज उसमें उसका बैलेंस कितना आ रहा है, 70 लाख रुपए आ रहा है मान लीजिए। तो अब 70 लाख रुपए की हमने एक बिल्डिंग खरीद रखी, तो क्या बिल्डिंग बेच देंगे, नहीं, व्यापारी बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है नॉर्मली उसमें क्या कहा जाता है कि कुछ पेमेंट कैश में ले लो और कुछ पेमेंट का क्या मान लो, लोन मान लो। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे हमने दूसरा पेमेंट का दूसरा ऑप्शन ले रखा था कि 50% पेमेंट कैश में किया जाएगा और 50% का लोन किया जाएगा। तो 35,000 रुपए तो आज ही हम दे देंगे साझेदारों को कि भैया ये लो 35,000 रुपए, और 35,000 रुपए का क्या मान लेंगे कि लोन है। मतलब क्या है, सी ने, जो सी है उसने क्या किया है, सी ने फर्म को लोन दिया है। क्या किया है, सी ने फर्म को लोन दिया है। तो सी ने फर्म को लोन दिया है। अगर किसी साझेदार द्वारा फर्म लोन दिया जाता है और अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो रेट का प्रतिशत क्या होता है। किसी साझेदार द्वारा अगर फर्म को लोन दिया जाता है और साझेदारी संलेख के अभाव में रेट का प्रतिशत क्या होता है,
6%, ऐसे याद आ जाना चाहिए सट से। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर केवल एक ही ये इतना सही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि लोन मिल गया 35,000 का, क्या उसने क्या करा, लोन दे दिया। तो अब ये लोन का रिपेमेंट भी दो तरह से किया जा सकता है। एक तो एक साथ, मतलब फुल, कि हमने लिख दिया कि भैया नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर आपको फुल पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट ईयर ऐसा लिखा है साझेदारी संलेख में कि नेक्स्ट ईयर फुल पेमेंट कर दिया जाएगा, तो बात ही खत्म। नेक्स्ट ईयर में 35,000 रुपए, और उस पे जो ब्याज की प्रतिशत है, मान लीजिए ब्याज का प्रतिशत कितना है, ब्याज का प्रतिशत है 10%। तो 35,000 प्लस 3500, 35,000 की लोन की वैल्यू और 3500 रुपये उस पर इंटरेस्ट, ये दोनों का पेमेंट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में कर देंगे। मतलब कितने का कर देंगे, 38,500 रुपये का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में एक साथ कर देंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ किस्त में। अब किस्त में भुगतान का मतलब क्या हुआ, किस्त में भुगतान का मतलब हुआ, हमने बोला कि हर ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर क्या लिखेंगे हम, एवरी ईयर। साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है कि एवरी ईयर पेमेंट क्या किया जाएगा, एवरी ईयर जो पेमेंट किया जाएगा, एवरी ईयर पेमेंट कैसा किया जाएगा, आपको 5,000 रुपये एवरी ईयर पेमेंट किए जाएंगे, ऐसा लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 5,000 पेमेंट प्लस में उसका जो ब्याज है उसको पेमेंट कर देंगे। 5,000 का पेमेंट, मान लीजिए 5 पेमेंट एवरी ईयर, जो प्रिंसिपल है उसका 5,000 प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। तो पहले साल कितना पेमेंट किया जाएगा, 5,000 प्लस 3500 का इंटरेस्ट, मतलब 8,500 का पेमेंट किया जाएगा। दूसरे साल कितना पेमेंट किया जाएगा, अब दूसरे साल कितना बचा, 3500 में 5,000 रुपये घट गया हमारा, जो पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल का। तो बचा कितना पेमेंट, प्रिंसिपल है हमारा, एक मिनट रुकिए, बचा कितना प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल बचा है, वो बचा है 30,000 रुपये। ठीक है, अब 30,000 का 10% कितना ब्याज होता है, 30,000 का ब्याज होता है 3,000 रुपये। तो 3,000 ये प्लस 5,000 रुपये, कितना पेमेंट किया जाएगा, इंटरेस्ट का। तो कितना पेमेंट कर दिया जाएगा उसे, 8,000 रुपये। हमारा तीसरे साल में प्रिंसिपल कितना बचा है, वो बचा है 25,000 रुपये। तो इस प्रकार से पेमेंट किया जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया, बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से पेमेंट किया जाता है। ये एग्जाम्पल लिख लिया करिए। एग्जाम्पल देखिए, ये देखने की जरूरत है, बस एक बार समझने की जरूरत है। ये कोई एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे आपसे, ये आपको समझ में आ जाएगा तो क्या होएगा, अगर अभी एग्जाम में थ्योरिकल क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछ लिया तो आपसे बन जाएगा। वो क्या पूछेंगे, ये वाला पॉइंट दे करके कि किस किस प्रकार से पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और वार्षिकी विधि के माध्यम से, लास्ट क्या है, वार्षिकी विधि के माध्यम से उनको पेमेंट कर दिया जाता है। मतलब एन्युटी मेथड के माध्यम से, वार्षिकी के माध्यम से उनको पेमेंट कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई, किस किस प्रकार से पेमेंट करेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या बोल रहा है, साझेदारों की निवृत्ति पर नया अनुपात और वृद्धि अनुपात ज्ञात करना। मतलब क्या हुआ, साझेदार चला गया, ए बी और सी से, ए बी सी में क्या हुआ, सी चले गए हैं, तो अब क्या बचे हैं, ए और बी बचे हैं अब फर्म में। तो एक तो क्या होगा, इनका न्यू रेशो आएगा क्योंकि अब ये दो ही लोग हैं, और दूसरा क्या आएगा, गेनिंग रेशो। मतलब उनको गेनिंग का मतलब हुआ वृद्धि अनुपात। अब वृद्धि अनुपात क्यों हुआ, पहले भैया 3 लोग बांटने वाले थे, हिस्सा बांटने वाले ए बी सी, अब ए बी बचे, तो अब इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। एग्जाम्पल के लिए 9,000 रुपए का प्रॉफिट होता था फर्म को, पहले 3 लोग थे तो हर किसी को कितना मिलता था, 3,000 रुपए। इसको भी 3,000, इसको भी 3,000, इसको भी 3,000। अब ए और बी हैं, अब नेक्स्ट ईयर भी 9,000 का ही प्रॉफिट होगा, तो किसको कितना मिलेगा, एक एक व्यक्ति को 45,000 मिलेगा। मतलब 1,500 रुपए का क्या हो रहा है, इनको गेन हो रहा है। तो ये गेन को जब हम रेशो में निकालेंगे तो उसे ही क्या कहा जाएगा, वृद्धि अनुपात या गेनिंग रेशो। समझ में आई बात, चलिए तो अब फटाफट से पढ़ लेते हैं। जब कोई साझेदारी फर्म से निवृत्त होता है तो पुराने साझेदार द्वारा उसका भाग आपस में साझेदारी की संलेख की व्यवस्थाओं के अनुसार बांट लिया जाता है। जो साझेदारी संलेख की व्यवस्था है उसके अनुसार क्या किया जाता है, उसको बांट लिया जाता है। मतलब जो साझेदारी संलेख में जैसा बोला उसके अनुसार बांट लेंगे, नहीं तो आपसी सहमति में जैसा होगा वैसा कर लिया जाएगा। तो साझेदारी की निवृत्ति के कारण पुराने साझेदारों के भाग में क्या होती है, वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। हमने देखा कि 9,000 का पहले 3,000 रुपये मिल रहा था एक एक व्यक्ति को, अब कितना मिल रहा है, 4,500 रुपए मिल रहा है। कोई उल्लेख ना होने पर, अब देखिए ये बात ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैंने इसको रेट कर सकते हैं, सीधा की सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्या बोले हैं, कोई उल्लेख ना होने पर तो निवृत्त साझेदार का भाग शेष साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात में ही बांट दिया जाता है। ऐसी दशा में शेष साझेदारों का पुराना अनुपात, नया अनुपात, वृद्धि अनुपात तीनों समान ही होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, निवृत्त साझेदार का भाग शेष साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात, पुराना अनुपात और वृद्धि अनुपात कैसा होगा, किस प्रकार का होता है, सेम होता है, दोनों अलग होते हैं, तीनों अलग होते हैं, तीनों समान होते हैं, तीनों अलग होते हैं, दोनों दोनों ही, निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों समान होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा तो वो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपको अनुपात में, और अनुपात मैंने जहाँ तक मेरे को जितना लग रहा था कि अनुपात से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो मैंने एग्जाम्पल आपके लिए रख लिए हैं कि कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ये एग्जाम्पल देख लेंगे एक दो बार और, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और क्वेश्चन अगर एक अनुपात से पूछते हैं एग्जामिनर साझेदारी में, तो वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एक फर्म में साझेदार है। मतलब कितने साझेदार हैं, 4 साझेदार हैं। ठीक है, 4 साझेदार हैं और वहां लाभ विभाजन का अनुपात कितना है, 4-3-2-1, 4-3-2-1 का अनुपात है। मतलब कितना अनुपात है, 5 और 4 9 और 1 10, टोटल अनुपात कितना है, 10 के अनुपात में करते हैं नया एवं प्राप्ति अनुपात। मतलब नया नया अनुपात और प्राप्ति मतलब वृद्धि अनुपात की गणना कीजिए यदि। अब ये क्या बोल रहे हैं, अलग अलग इन्होंने बातें बोल दी, अलग अलग इन्होंने बातें बोल दी। अब देखिए क्या बोला गया है, जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, जब कुछ नहीं बोला जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तो जो साझेदार जा रहा है उसका क्या करेंगे, हम उसका जो अनुपात है उसको घटा देंगे और बाकी साझेदारों का अनुपात सेम ही रहेगा। सिंपल सिंपल है, इसका कोई कैलकुलेशन मत करिएगा, सिंपल ही रखिएगा कि अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम क्या मानेंगे कि पुराने साझेदार का बस साझेदार रेशो घटा देंगे और बाकी साझेदारों का अनुपात सेम ही रहेगा, तो नया अनुपात भी वही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, एक्स अवकाश ग्रहण करता है। अब एक्स क्या हो गया, एक्स रिटायर हो गया। मतलब एक्स ने क्या करा है, रिटायर ले लिया, अवकाश ग्रहण कर लिया। तो एक्स का अनुपात क्या है, एक्स का अनुपात 4 है, तो 4 को हटा देंगे तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3-2-1 का। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3-2-1 का। समझ में आई बात। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे सरल भी पूछ सकते हैं और आपको बन जाएगा। देखिए क्या बोलेंगे, एक फर्म में एक्स वाई फर्म साझेदार है, लाभ विभाजन अनुपात इतना है, नया लाभ प्राप्ति अनुपात, नए अनुपात की गणना कीजिए। वो दे देंगे नए अनुपात की गणना कीजिए या गेनिंग रेशो की गणना कीजिए बस। अगर अगर एक्स साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात ये है, दे देंगे 4-3-2-1 लाभ अनुपात है। एक्स द्वारा साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण किया जाता है, नया अनुपात होगा। तो बस आपको क्या करना है, जो जा रहा है उसका कट्टा मार काट काट देना उसको, बस नहीं, जो बचा हुआ है वही नया साझेदार का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, वाई जा रहा है, वाई कौन सा है, 3, तो वाई जा रहा है तो वाई को हटा देंगे। क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, तो वाई को जैसे ही हटाएंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4-2-1 का। तो बस 4-2-1 का हमारा अनुपात हो जाएगा। कौन जा रहा है, जेड जा रहा है, तो जेड जा रहा है तो जेड का क्या है, जेड का है 2, तो 2 हटा देंगे तो 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2, 4-3-1 हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि 2 तो गया है, तो 4-3-1 हो जाएगा। कौन गया, डब्लू गया, मतलब डब्लू कौन सा है, लास्ट वाला 1 गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4-3-2, 4-3-2 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात आ जाएगा। समझ में आई बात। ये मैंने लिखा भी है, ये आपके पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, ये काम आएगा। क्या बोला गया है, ये क्यों ऐसा होता है उसका ये है, चूंकि प्रश्न में नए अनुपात के बारे में मौन है। मतलब उन्होंने न्यू रेशो दिया है क्या हमको, न्यू रेशो दिया है क्या फॉर्मूला, ये इसमें क्वेश्चन में नया रेशो दिया है क्या, नहीं दिया है। तो इसलिए क्या माना जाएगा कि शेष साझेदार द्वारा जो गेन हो रहा है, शेष साझेदार द्वारा क्या कर रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं, मतलब वो जो अपने अंदर जो ये व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति, जैसे पहले एग्जांपल में कौन जा रहा है, ये एक्स जा रहा है, 4 अनुपात वाला जा रहा है, 4:10 वाले व्यक्ति क्या हो रहे हैं, साझेदारी फर्म से रिटायर हो रहे हैं। तो इनका जो अनुपात है बाकी साझेदार जो अपने इसमें ले रहे हैं, मतलब कौन ले रहा है, वाई जेड और डब्ल्यू, वाई जेड और डब्ल्यू जो अपने अनुपात में ले रहे हैं, वो अनुपात कैसे में ले रहे हैं, वो गेन उनको फायदा होगा ना, कोई नया साझेदार जाएगा तो फायदा भी किस अनुपात में ले रहे हैं, 3-2-1 के अनुपात में ही ले रहे हैं। तो इसलिए फायदे का अनुपात और नया रेशो दोनों ही फिर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर मैंने बात लिखी हुई है। समझ में आई बात इतनी, ये क्वेश्चन समझ में आया, बात समझ में आई। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन सीधा सा पूछ सकता है आपसे, और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उनको भी पता है कि 1 नंबर में आप कितना टाइम ले सकते हैं बच्चे का, तो इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंसेप्ट चेक हो जाएगा आपका कि आप पढ़ के आए कि नहीं। और ये भी, और इस बार माइनस मार्किंग भी है, तो तुक्का लगाने से व्यक्ति डरेगा, तो आप कंसेप्ट पढ़ के जाएंगे, 60 से 1 मिनट में लगा देंगे कि भैया इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4 गया तो 3-2-1 का अनुपात बचा और एक ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए साझेदारी की निवृत्ति पर ख्याति का लेखांकन। साझेदारी की निवृत्ति पर ख्याति का लेखांकन मतलब क्या हो रहा है, जो साझेदार है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो जो गुडविल है उसका हम क्या करेंगे, लेखांकन करेंगे। मतलब उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ये बात हो रही है। कब, जब कोई साझेदार क्या हो रहा है, निवृत्त हो रहा है। तो देखिए ख्याति का लेखा पुस्तकों में उसी समय किया जाता है जब उसके बदले में कोई प्रतिफल नगद या नगद तुल्य रूप में दिया जाए। देखिए मैंने बताया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस है, उसमें भी बोला गया है, एएस की सिफारिश से भी मैंने इस जो आपके पास नोट्स है उसमें दिया हुआ है, और उसमें मैंने आपको क्रक्स में बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही बात बोलते हैं कि गुडविल को कब बुक्स में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मतलब कब बुक्स में लेना चाहिए, जब उसके बदले कोई कंसिडरेशन मिला हो, कोई केस या केस के इक्विवेलेंट, मतलब कोई कंसिडरेशन मिला हो, मतलब किसी से हमको कुछ मिला हो गुडविल के लिए, तभी उसको क्या करना चाहिए, बुक्स में लेना चाहिए, अदरवाइज उसे बुक्स में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये कौन बोलता है, एएसबी बोलता है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, लेखांकन प्रमाप के अनुसार गुडविल को अकाउंट में कब लिया जाता है, लेखांकन प्रमाप के अनुसार गुडविल को अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब जब उसके बदले में कोई केस और केस इक्विवेलेंट दिया जाता है तब, कोई केस नहीं दिया जाता है तब, कोई केस नहीं दिया जाता है तब, निम्न में से दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जब गुडविल के बदले में कुछ केस या केस इक्विवेलेंट कुछ दिया जाता है तभी उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा, मतलब तभी बुक्स में उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। चलिए वापस से आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर। अतः केवल क्रय की गई ख्याति ही पुस्तकों में दिखाई जा सकती है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ख्याति पुस्तकों में कब दिखाई जा सकती है, क्रय की हुई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड ख्याति, सेल्फ जनरेटेड ख्याति, क्रय की गई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड ख्याति, दोनों, निम्न में से कोई नहीं। ख्याति को लेखा पुस्तकों में कब दर्शाया जाता है, क्रय की गई ख्याति को, सेल्फ जनरेटेड ख्याति को, और दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख्याति को कब दिखाया जाता है, जब वो क्रय की गई हो। चूंकि निवृत्तमान मतलब सेवानिवृत्त जो साझेदार है फर्म की ख्याति में अपना हिस्सा शेष साझेदारों से पाने का हकदार होता है, किंतु चूंकि साझेदार की निवृत्ति पर ख्याति के संबंध में कोई नकदी में कोई व्यवहार नहीं हो रहा, मतलब अब जो नया साझेदार जा रहा है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ, इसको यहाँ समझ लीजिए कि हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ, हमारे एग्जाम्पल में ये हुआ कि ए, बी और सी, जो ए बी सी हैं, इन्होंने क्या करा था, 20 साल पहले एक व्यापार चालू करा था, यही दुकान, ये जो फैक्ट्री डाली थी। तो क्या इन्होंने कोई गुडविल के लिए कुछ दिया है क्या, नहीं, इन्होंने ओवर द पीरियड इनकी गुडविल बन गई है, मतलब इतना अच्छा काम करा इन्होंने, इतना अच्छा व्यापार चला रहे हैं कि इनकी गुडविल बन गई है। तो क्या सी वास्तव में कुछ दे रहा है क्या, नहीं, परंतु गुडविल तो है ना, इस व्यापार की गुडविल तो है ना, तो वो ले रहा है। तो यही बात ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही बात बोल रहा है कि देखिए, मतलब यही लिखा, बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि किंतु चूंकि साझेदार की निवृत्ति पर ख्याति के संबंध में नगद में कोई व्यवहार नहीं है, अतः ख्याति का लेखांकन इस प्रकार किया जाए कि निवृत्त साझेदार को उसके भाग की ख्याति शेष साझेदार द्वारा दे दी जाए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखिए, गुडविल तो कब खोलनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो तब बोलता है कि जब आप गुडविल लें, जब उसके बदले में कोई केस या कोई कंसिडरेशन मिला हो, तभी उसको बुक्स में लिया जाना चाहिए। ये बात कौन बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पर इस व्यक्ति को तो मिलना चाहिए ना, अगर इसको गुडविल नहीं मिली तो ये तो इसको तो नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं, इसको गुडविल मिलना चाहिए, जो इसको कैपिटल है, मान लीजिए इसकी कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है, गुडविल है 36,000 की, फर्म की गुडविल कितने की है, फर्म की गुडविल 36,000 की है, कितने की है, 36,000 की। सबका रेशो कितना है, 1:1:1 का है। तो सी का भाग कितना बनता है, डिवाइडेड बाय 3 × 1। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 6, 12, कितना आ गया, 12,000 रुपए का जो भाग है वो किसका है, गुडविल में सी का है। तो सी को ये मिलना चाहिए ना, तो ये बोल रहे बिल्कुल सी को ये देना चाहिए, पर कौन देगा भैया, ए और बी दे दो। क्यों, क्योंकि भविष्य में जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों को होगा, तो इन दोनों को ये गुडविल का पैसा किसको देना चाहिए, सी को देना चाहिए अपने कैपिटल से। ठीक है, और किस अनुपात में देंगे ये रेशो, ये 12,000 का पेमेंट किस अनुपात में करेंगे बताइए जरा सा, तो किस अनुपात में करेंगे, गेनिंग रेशो में, किस अनुपात में करेंगे, गेनिंग रेशो में करेंगे, गेन के अनुपात में, मतलब वृद्धि अनुपात में, जो है गेनिंग रेशो या वृद्धि अनुपात में करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब कोई साझेदार जाता है, मतलब सेवानिवृत्त होता है, तो पुराने साझेदार उसको कैपिटल का भुगतान किस में करेंगे, गेनिंग रेशो में करेंगे, किस रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो में। परंतु जब कोई साझेदार नया आता है, फर्म में कोई साझेदार आता है, तो कैपिटल का भुगतान नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों को किस अनुपात में किया जाता है, त्याग के अनुपात में। ध्यान रखिएगा, त्याग के अनुपात में। जब कोई आता है तो कौन सा अनुपात लागू होता है, त्याग का अनुपात। जब कोई जाता है तो कौन सा अनुपात लागू होता है, गेनिंग रेशियो। समझ में आई बात थी, तो ये बात बोली गई है। अब फटाफट से हम इसको कवर कर लेते हैं, हमारा ये एंट्रियां और चिट्ठे में और संयुक्त पॉलिसी के साथ हम अपना साझेदारी फर्म को, साझेदारी सेवानिवृत्त को, अवकाश ग्रहण को खत्म करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना चैप्टर है अवकाश ग्रहण के बाद साझेदारी का विघटन, इसको कवर करेंगे, और फिर इसके बाद साझेदारी को कंप्लीट करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 1 से जो है हम चालू करेंगे, और
इसमें अगर मुझे कुछ लगा कि और भी कुछ पढ़ाने का है मेरी एंड से तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा एडिशनली, ठीक है। जो आईएमपी है वो तो मैंने कवर करा है, फिर भी मुझे कुछ लगा तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो देखिए क्या बोल रहा है, फर्म की संपूर्ण राशि से ख्याति खाता खोलना। अब ये क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण राशि से ख्याति खाता खोलना मतलब पूरी वैल्यू से, फुल वैल्यू से, जो गुडविल की फुल वैल्यू से ख्याति खाता खोलना और उसे बंद कर देना। मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो ओपन करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। ओपन और क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ख्याति कोई हमको क्या इसके लिए कुछ पेमेंट किया गया है, नहीं कोई पेमेंट नहीं किया गया है, तो इसलिए क्या करेंगे, उसको खोलेंगे और बंद भी कर देंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि कोई पेमेंट नहीं किया गया, इसलिए गुडविल नहीं होनी चाहिए बुक्स में, क्योंकि उसके लिए कोई पेमेंट नहीं आया है। तो देखिए ए बी और सी 4:3:2 के अनुपात में साझेदार है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, ख्याति का मूल्यांकन 10,800 किया गया है। कितना मूल्यांकन किया गया है, 10,800 का किया गया है। बी निवृत्त होता है, मतलब बी क्या हो गया, वो रिटायर हो गया, वो भैया चले गए। तो ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। अब देखिए नया अनुपात उन्होंने दे दिया है, क्या करा है, नया अनुपात यहाँ पर दे दिया है। ऊपर वाले में नया अनुपात दिया था क्या, इस वाले में नया अनुपात दिया था क्या, उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने क्या बोला था, बस पुराने ही अनुपात दे रखा था और बोला था सी चला गया, तो अपन ने क्या करा था, सी का भाग हटा दिया था। परंतु अब दे दिया है तो बस नया अनुपात दे दिया है, तो हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। परंतु नहीं दिया रहता तो जो इनका पुराना अनुपात रहता यही नया अनुपात हो जाता और यही गेनिंग रेशो हो जाता, मतलब दोनों चीजें सेम हो जाती, ठीक है। इस वाले में दोनों चीजें 3:2:1 क्या हो जाती, नया अनुपात भी हो जाता और गेनिंग रेशो भी हो जाता। तब जब नया अनुपात नहीं दिया है तो पुराना अनुपात ही नया क्या हो जाएगा, नया अनुपात हो जाएगा बचा हुआ, और यही गेनिंग अनुपात हो जाएगा। परंतु यहाँ पर इन्होंने नया अनुपात दे दिया है, क्या दे दिया है, 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है, पुराना अनुपात दिया हुआ है, नया अनुपात दिया हुआ है, तो अब हमको क्या निकालना है, गेनिंग रेशो निकालना है। मतलब जो बचे हुए साझेदार हैं उनको गेन मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट मतलब कितना हुआ है, उनका प्रॉफिट भविष्य में कितना बढ़ जाएगा, उनको गेन कितना हुआ है वो निकालना है। तो बस गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, जिसमें उनको गेन हो रहा होगा उसी अनुसार उनको क्या करना रहेगा, कैपिटल का भुगतान करना पड़ेगा। किसको कैपिटल का भुगतान करना पड़ेगा, ए किसको भुगतान करना पड़ेगा, जो जा रहा है साझेदार, और हमारे उसमें कौन जा रहा है साझेदार, बी जो है वो जा रहा है। तो गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो उसके पहले देखिए अब क्या कर रहे हैं, ख्याति खाता खोलेंगे। ख्याति खाता किसके साथ खोलेंगे, तो ख्याति खाता सब खोलेंगे, मतलब सारे साझेदारों के द्वारा खोला जाएगा। तो देखिए गुडविल कितनी है, 10,800 की है। ए बी और सी तीनों साझेदार हैं, तो तीनों साझेदारों को गुडविल से क्रेडिट कर दिया उनके अनुपात में। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि टोटल इसका 10,800 नहीं हो रहा है, क्योंकि अनुपात अलग है ना, 4:3:2 का अनुपात है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए, इसका रिमेनिंग आना चाहिए, 10,800 में से 4,800 घटा देंगे प्लस ये घटा देंगे, यहाँ पर 3600 आएगा, ठीक है। मैं अपडेटेड आपको नोट्स ये भेज दूंगा। ये गलती है, गलती करेक्शन भी कराई थी बट गलती यहाँ पर दिख नहीं रही है। पुराना नोट्स में ये अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट मैंने कराया था बट हुआ नहीं है, तो इसको लिख लीजिए। ये 3600 रुपये आएगा, कितना आएगा, 3600 रुपये। तो बी का भाग कितना आएगा, 3600 रुपये, तो बराबर 10,800 आएगा, ठीक है। ये अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपडेटेड नोट्स ले लीजिएगा, ये 3600 वाली जो गलती है, इसके बाद ये अपडेटेड नोट्स दे दूंगा, तो अपडेटेड नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने प्रिंट निकाल लिया है तो उसमें 3600 लिख लीजिएगा, ये 3600 है ना, समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों के खाते हमने क्या करा, गुडविल अकाउंट ओपन हो गया। मतलब अभी तक गुडविल अकाउंट था क्या बैलेंस शीट में, ये होने से देखिए गुडविल कितने से क्रेडिट हो रही है, यहाँ पर देखिए गुडविल क्रेडिट कितने से हो रही है, गुडविल क्रेडिट हो रही है 10,800 से, ठीक है। और ए का खाता कितने से क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कितने से हो रही है गुडविल, 10,800 से। एक अंडा ज्यादा लग गया है उसके लिए क्षमा, 10,800 से गुडविल क्या हो रही है, गुडविल खाता खुल रहा है। और ए का अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 4800 से। बी का अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 3600 से। और सी का अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2400 से, आई थिंक 2400 से, ठीक है। 2400 से उसका खाता क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब देखिए, अब बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो देखिए डेबिट हो गया। तो अब अगर हमारी बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट अगर आज ही बनेगी तो देखिए बैलेंस शीट आज ही बनेगी, अगर यही वैल्यू को लेकर के रखेंगे तो गुडविल अकाउंट कितनी आ जाएगी, असेट साइड में गुडविल कितनी आ जाएगी, 10,800 की गुडविल आ जाएगी, ठीक है। और ए बी और सी यहाँ पर आ जाएंगे 4800 क्रेडिट साइड, कैपिटल साइड, और ये आ जाएंगे, और 2400 ये आ जाएंगे। मतलब इनका जो कैपिटल का बैलेंस है वो ये इधर आ जाएगा। तो हमारी बैलेंस शीट देखिए बराबर बैठ रही है, तो ये हो गया। पर क्या गुडविल दिखनी चाहिए बुक्स में,
गुडविल ये जो दिखी गई है 10,800 की, ये होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखिए बी जा रहा है, बी जा रहा है, उसके कारण उसको गुडविल में हिस्सा चाहिए। पर वास्तव में इसके लिए कोई पेमेंट मिला है क्या? हमको कोई पेमेंट मिला है क्या? इसके लिए कोई हमको पेमेंट नहीं मिला है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सिफारिश क्या बोलती है? गुडविल अकाउंट क्लोज कर दो। क्या बोलते हैं? गुडविल अकाउंट क्लोज कर दो। तो हम अब क्या करते हैं? गुडविल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। पर गुडविल अकाउंट क्लोज कौन करेगा? गुडविल अकाउंट ए और सी क्लोज करेंगे, क्योंकि बी को तो मिलना चाहिए था, तो बी को दे दिया। और ए और गुडविल अकाउंट 10,800 से 6 क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। 10,800 से क्लोज कर देंगे। किस अनुपात में कर देंगे? नए अनुपात में। ठीक है, नए अनुपात में इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करा, 10,800 से डेबिट करा, 10,800 से क्रेडिट करा। तो गुडविल अकाउंट 10,800 से डेबिट हुआ और 10,800 से ही क्रेडिट हो गया, मतलब ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ। तो गुडविल कितनी हो गई? 0। अब बुक्स में, बैलेंस शीट में कोई गुडविल जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि गुडविल खाता बंद कर दिया। ए और सी द्वारा उसको बंद कर दिया जाएगा। किस अनुपात में बंद कर दिया जाएगा? नए अनुपात में, मतलब 5 और 3 के अनुपात में उसको बंद कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो 6,750 और 4,050 रुपए। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा आपसे कि फर्म किसी साझेदार की निवृत्ति पर फर्म द्वारा ख्याति खाता खोला जाता है और उसे बंद किया जाता है। ख्याति खाता खोला जाता है तो उसे बंद किस अनुपात में किया जाता है? बंद किस अनुपात में किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ख्याति खाता जो खोला गया है एक साझेदार के सेवानिवृत्ति पर, तो जो खाती खाता खोला जाता है उसे बंद किया जाता है शेष साझेदार द्वारा नए अनुपात में, शेष साझेदार द्वारा पुराने अनुपात में। शेष साझेदारों द्वारा नए अनुपात में, मतलब 5-3 दोनों में। शेष साझेदारों द्वारा पुराने अनुपात में। शेष साझेदारों द्वारा गेनिंग के अनुपात में। शेष साझेदारों द्वारा गेनिंग के अनुपात में निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए जब पूरा से खोला जाएगा, किससे खोला जाएगा? फुल वैल्यू से। किससे खोला जाएगा? फुल वैल्यू से। फुल वैल्यू से गुडविल खोली जाती है तो उसको किस अनुपात में बंद किया जाता है? पुराने साझेदारों द्वारा नए अनुपात में। किस अनुपात में बंद किया जाता है? नए अनुपात में। ध्यान में आई बात? ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या बोल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, केवल जाने वाला जो साझेदार है, मतलब जो साझेदार जा रहा है, केवल जाने वाले साझेदार के भाग से ख्याति खाता खोलना। मतलब जो साझेदार जा रहा है, अब कौन साझेदार जा रहा है? सी जा रहा है। तो इसका भाग कितना था गुडविल में? इसका भाग था 3600 का। इसका भाग कितना था? 3600 का भाग था। तो इसके खाते से हम क्या कर रहे हैं? गुडविल अकाउंट खोलेंगे। गुडविल अकाउंट खोल देंगे। मतलब हमने गुडविल अकाउंट क्या करा? गुडविल अकाउंट हमने खोल दिया। अब गुडविल अकाउंट खोलने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। गुडविल क्या होगी? असेट है, तो गुडविल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। यहाँ पर समझ लीजिए, शेष साझेदार द्वारा गुडविल अकाउंट खोला जाएगा। तो देखिए अब हमने क्या करा? गुडविल अकाउंट खोल दिया। किसके? उससे खोल दिया जो साझेदार जा रहा है उसी की वैल्यू से, मतलब शेष वैल्यू से, जो गुडविल। तो सी को कितनी मिलनी थी? 3600 रुपए मिलनी थी। ये 3600 कैसे आई वो भी समझा देता हूं मैं, समझ लीजिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो हो सकता है डाउट। तो देखिए टोटल संपत्ति की असेट कितनी है? 1 मिनट, ये देखिए 10,600। 10,600 कितनी है टोटल? 10,600 है, 10,800 सॉरी, 10,800 है। और अनुपात कितना है? 4:3:2 का अनुपात है। 4:3:2 का अनुपात है। तो बस 10,000 से को हम 4:3:2, तो देखिए 1 मिनट, 4:3:2। तो सी का अनुपात कितना है? 4:3:2 का अनुपात है। और जा कौन रहा है? जा रहा है बी, सॉरी बी जा रहा है, मैंने सी को लिख दिया आपके लिए, सॉरी फॉर दैट। जा कौन रहा है? बी जा रहा है। जा कौन रहा है? यहाँ से बी जा रहा है। ठीक है, बी जा रहा है। कभी ऐसी गलती हो जाए तो आप उसका नजरअंदाज कर दीजिएगा। पढ़ाने में कई बार ये भूल जाता हूँ, तो कोई बात नहीं, ध्यान रखा जाएगा आगे से। तो 4:3:2, तो बी जा रहा है, तो बी को कितना मिला? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9, टोटल कितना हो रहा है? 9। तो अब 10,800 में कितना भाग है इसका? 3 डिवाइडेड बाय 9, ये भाग है। तो हमने डिवाइड करा, 1 कम 1 और ये आ गया 3। 3 से इसको डिवाइड करा, कितना आ जाएगा? 3। और ये इधर चला जाएगा 1, 9 आया, 3 बार 9, 1 बचा, 1 कितना आ जाएगा इधर? तो 18, 18 को कितनी बार घटाएंगे? 6 बार। तो कितना आ गया? 3600। तो ये क्या आ गई? बी का गुडविल में हिस्सा। कितना है बी का गुडविल में हिस्सा? 3600 रुपए। अब ये क्या बोल रहे हैं? इसी से खाता खोलना, शेष वैल्यू से खाता खोलना। तो देखिए गुडविल अकाउंट खोलेंगे तो क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 3600 से। और बी की कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगी? टू 20 कैपिटल। ये बनाएंगे 20 कैपिटल। तो 20 का कैपिटल का क्या हो जाएगा? 20 कैपिटल से जो बनाएंगे तो वो कितने से हो जाएगा? 3600 से, वो भी क्रेडिट हो जाएगा।
ठीक है, तो गुडविल में अब बैलेंस शीट अगर हम आज बनाएंगे तो बैलेंस शीट में गुडविल कितने से दिखेगी, गुडविल 3600 से दिखेगी। क्या गुडविल बैलेंस शीट में दिखनी थी? नहीं। क्यों नहीं दिखनी थी? क्योंकि केस और उसके कोई उसका पेमेंट नहीं मिला है, कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है। मैं इतनी बार बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ ले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार अगर किसी गुडविल को बुक्स में कब दिखाया जाता है, जब उसके लिए कोई पेमेंट मिलता है, जब उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता है, दोनों निम्न में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जब गुडविल के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता है तो ख्याति को जब गुडविल के लिए कोई पेमेंट मिलता है तभी उसे बुक्स में दिखाया जाता है। बात समझ में आई? ये हो गया। अब गुडविल को हमको क्या करना है? गुडविल अकाउंट को हमको क्लोज करना है। तो गुडविल अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कितने से कर देंगे? क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट कितने से करेंगे? टू गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट भी कितने से करेंगे? 3600 से करेंगे। परंतु अब डेबिट किसको करेंगे? डेबिट बी के जाने से, बी जो है साझेदार निवृत्त हो रहा है, इसके जाने से फायदा किसको होगा? अब प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए ए को मिलेगा प्रॉफिट, ए को प्रॉफिट मिलेगा और बी को प्रॉफिट मिलेगा, ए को और बी को प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो देखिए अब उनको 5 और 3 के अनुपात में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? नया अनुपात कैलकुलेट करेंगे। 5 और 3 का पुराना ये क्या है? वो हम गेनिंग अनुपात कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए नया अनुपात ये है, पुराना अनुपात 4:3:2:1 का है। तो बस गेनिंग अनुपात निकाल लेंगे। गेनिंग अनुपात निकालने का मैंने नीचे गेनिंग अनुपात निकाल भी रखा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको निकाल के भी दे दूंगा, मैंने समझा रखा है पुराने वीडियो में, तो वो समझ में आ भी जाएगा आपको। तो अब देखिए गेनिंग अनुपात क्या बोल रहे हैं? पुराना नया अनुपात, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो क्या आ जाता है? गेनिंग रेशो। क्या आ जाता है? गेनिंग रेशो। तो अब देखिए न्यू रेशो क्या है? 5 और 3, तो 5 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? 8। अब ये क्या बोल रहे हैं? ओल्ड रेशो। नए में से ओल्ड माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा पुराना गेनिंग अनुपात आ जाएगा। तो 4:3:2, तो 4 ऊपर नीचे आ गया 9। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वही मैंने आपको पिछली बार भी ये समझाया था कि कितना 72 हम ले लेंगे एलसीएम से। एलसीएम से 72 लेने के मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एलसीएम लेना। तो वो एलसीएम से हमने क्या निकाल लिया? 72। अब 72 का पारा 8 के पहाड़े में कितनी बार आता है? तो 9 बार आता है। 9 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 45। तो ये 45 आ गया। और यही कि हम करेंगे तो कितना? 8 बार, 8 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा? 32। तो बस 45 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 माइनस करेंगे सॉरी, तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। समझ में आई? 45 में से 32 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। और इसी प्रकार से जब नीचे का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो हमारा गेनिंग अनुपात कितना आया? 1 मिनट। हमारा जो गेनिंग अनुपात है वो कितना आया? 1 सेकंड रुकिए। हम्म, जो हमारा गेनिंग अनुपात है वो कितना है? हमारा जो गेनिंग अनुपात है वो कितना है? 13 और 11, टोटल कितना हो जाएगा? 24। तो बस 3600 को अब हम 24 के भाग से दे देंगे। 3600 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 13। ठीक है, तो बस 24 से ये 24 सॉरी 24 क्या? 24। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए 12 से। तो 12 को बार, 12 दूना 24, कितनी बार आया? 2 बार। 12 को बार, 12 दूना 24, 12 36, कितनी बार आया? 3 बार। तो ये कितने आ गए? 300। एक और 2 का पहाड़े में तो कितना आ जाएगा? 15। तो ये आ गया 150। 150 में 13 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1950। कितना आ जाएगा? 1950। ठीक है, और इसी प्रकार से 11 में इंटू कर देंगे 150 का, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1650। समझ में आई बात? तो बस इससे क्या कर देंगे? अब हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे, इनके खाते डेबिट कर देंगे, क्योंकि इनको फायदा हो रहा है। तो ए को कितना फायदा हो रहा है? ए को फायदा हो रहा है 1950 का। तो भैया इतनी कैपिटल आप अपने खाते से कम करो। क्यों? क्योंकि आपको इतना प्रॉफिट होगा भविष्य में। और सी को कितना फायदा हो रहा है? सी को जो फायदा हो रहा है वो कितना हो रहा है? सी को जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है 1650 का। तो बस ये एंट्री बन गई हमारी, कब की? क्लोजिंग एंट्री। तो वो क्लोजिंग एंट्री किस अनुपात में? मैंने आपको बताया गेनिंग रेशो में जो किया जाएगा। तो हमारी ये गुडविल की एंट्री हो गई। समझ में आई ये बात पूरी? अब ख्याति खाता बिना खोले, तो अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से? एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि केवल जाने वाले साझेदारों के भाग से ख्याति खाता खोला जाएगा तो उसे बंद कर देना, ख्याति खाता खोल के बंद कर देना। तो अगर केवल ख्याति खाता शेष भाग से किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है? जो भाग ख्याति का सी को मिल रहा है उसी भाग से ख्याति खाता खोला जा रहा है। तो वो कितना हो जाएगा? वैल्यू ये हो जाएगी 3600 रुपए की वैल्यू से खोला जाएगा। और उसको क्लोज भी किस अनुपात में किया जाएगा? तो उसे क्लोज किया जाएगा गेनिंग रेशो में। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्लोज किया जाएगा गेनिंग रेशो में। हमने गेनिंग रेशो निकाला और उससे फिर किया है तो क्लोज किया है। तो अब एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा, जब किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर, जब किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर मतलब रिटायर होने पर, जब कोई साझेदार के रिटायर होने पर ख्याति खाता जा रहे साझेदार के भाग से खोला जाता है।
ख्याति खाता जा रहे साझेदार के भाग से खोला जाता है। मतलब उसमें कोष्टक में लिख लीजिएगा 3600 रुपए से खोला जाता है। तो उसे नए साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बंद किया जाता है? तो ख्याति खाते को नए साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बंद किया जाता है? मतलब जो ख्याति खाते को किस अनुपात में बंद किया जाता है? तो आएगा ओल्ड अनुपात में, न्यू अनुपात में या गेनिंग अनुपात में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुपात में बंद किया जाता है? तो उसे गेनिंग रेशो में बंद किया जाता है। और ये जनरल एंट्री समझ में आई, जनरल एंट्री भी समझ में आई, किसमें किया जाता है? तो गेनिंग अनुपात में बंद किया जाता है। अब ख्याति खाता खोले बिना ख्याति का समायोजन, मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछेगा? जब किसी सेवानिवृत्ति के समय ख्याति खाता बिना ख्याति खाता खोले बिना ख्याति खाता खोले ख्याति का समायोजन किया जाता है, तो उसकी जनरल एंट्री पूछ लेंगे वो। ठीक है, क्या बोलेंगे? जनरल एंट्री बता दो। जो जनरल एंट्री तो आपके सामने है, परंतु वो एग्जाम में अगर थ्योरिकल क्वेश्चन पूछना होगा उनको प्रैक्टिकल अप्रोच में, तो क्या बोलेंगे? बिना ख्याति खाता खोले जब किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर लिखिए, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर बिना ख्याति खाता खोले ख्याति का समायोजन किस प्रकार किया जाता है? नए साझे रिटायरिंग पार्टनर का खाता क्रेडिट करके और नए पुराने शेष साझेदारों का खाता डेबिट करके। ये पहला आएगा, रिटायरिंग पार्टनर का खाता क्रेडिट करके और नए साझेदारों का खाता डेबिट करके। पुराने साझेदारों का खाता, रिटायरिंग साझेदार मतलब सेवानिवृत्त साझेदार का खाता डेबिट करके और इनका खाता क्रेडिट करके। ठीक है, सभी साझेदारों का खाता क्रेडिट करके, मतलब सारे ही साझेदारों का खाता हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ए का भी क्रेडिट कर देंगे, बी का भी क्रेडिट कर देंगे, सी का भी क्रेडिट कर देंगे और गुडविल खाता डेबिट करके और गुडविल खाता क्रेडिट करके और सारे साझेदारों का खाता डेबिट करके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शेष साझेदारों का खाता डेबिट करके और सेवानिवृत्त साझेदार का खाता क्रेडिट करके समायोजन किया जाता है बिना ख्याति खाता खोले। मतलब हम क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले हमने क्या करा? गुडविल खाता खोला बी का और फिर उसको बंद किया ए बी से। अब देखिए हमने क्या करा? गुडविल से गुडविल को हटा दें। देखिए गुडविल यहाँ पे क्या हो रही है? 3600 से डेबिट हो रही है और गुडविल यहाँ 3600 से क्रेडिट हो रही है। तो देखिए गुडविल गुडविल कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या? देखिए डेबिट में ये देखिए बचेगा क्या? क्रेडिट में कौन दिख रहा है अब आपको? देखिए क्रेडिट में, यहाँ पर क्रेडिट में कौन दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है आपको। अब देखिए अगर हम गुडविल से गुडविल को कैंसिल कर देंगे तो देखिए क्रेडिट में कौन दिख रहा है? 20 का अकाउंट और डेबिट में कौन दिख रहा है? ए और सी का अकाउंट। देखिए वही एंट्री दिख रही है आपको, गुडविल से गुडविल अल्टीमेटली कैंसिल हो रही है। तो ये बोल रहे हैं बिना ख्याति खाता खोले। देखिए अभी ख्याति खाता कैंसिल हो गया तो बचा क्या है? इनका खाता। देखिए देख रहे हैं जनरल एंट्री को? आपको समझ में आया जनरल एंट्री? ख्याति खाता कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं एक बार आपको रब करके भी दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुकिए। देखिए ऊपर वाली एंट्री में हम क्या कर रहे हैं? ऊपर वाली एंट्री में हमने जनरल एंट्री में क्या करा? ख्याति खाता खोला है ना? तो अब हम क्या बोल रहे हैं? ख्याति खाता नहीं खोलना, तो हमने ख्याति खाता हटा दिया, ख्याति खाता नहीं है और इधर से भी ख्याति खाता हटा दिया। तो देखिए अब बचा क्या है? अब बचा है 20 कैपिटल जो क्रेडिट हो रहा है और ए और बी का जो है वो डेबिट हो रहा है। तो बस यही वाली एंट्री यहाँ पर बन गई है। उनने क्या बोला? कैपिटल अकाउंट खोले बिगर। तो सबके क्या होंगे? जो साझेदार दे रहे हैं, जो गेन कर रहे हैं, उनका खाता डेबिट हो जाएगा क्योंकि उनको भविष्य में प्रॉफिट होगा और बी का खाता क्या हो जाएगा? उत्ते से क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए ये वही बोल रहे हैं कि उपरोक्त तीनों विधियों में, मतलब विधि कोई सी भी हो, जो ख्याति मिलेगी समान रूप से लागू होता है और निवृत्त साझेदार को प्रत्येक दशा में कितनी मिलेगी? 3600 रुपये मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो हक है वो तो उसको मिलेगा ही और जो शेष साझेदार होगा उनके पूंजी खाते कितने से कम हो जाएंगे? पूंजी खाते हो जाएंगे 1900 और 1600 रुपए से कम हो जाएंगे। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा हरदम। तो कभी ये लाइन आपको ध्यान रहेगी ना तो कभी आप नहीं भूलेंगे। देखिए कोई का कैपिटल अकाउंट कम होना, किसी भी साझेदार का, शेष साझेदार का कैपिटल अकाउंट क्या होना? कम होना। तो कैपिटल अकाउंट कम कब होता है? जब वो क्या होता है? डेबिट होता है, तो ही वो कम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या होता है? जब वो डेबिट होता है तभी वो कम होता है। शेष मतलब पूंजी खाता कब कम होता है? जब वो डेबिट होता है तो ही वो कम होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन जनरल एंट्री पर भी बेस आ गया तो ये बात ध्यान रहेगी, तो आप उसको बना ले जाएंगे। समझ में आया पूरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए अब बात कर लेते हैं चिट्ठे से पहले विद्यमान खाती का लेखा करना। मतलब क्या है? चिट्ठे में पहले से ही विद्यमान है। मतलब क्या है? जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल शो हो रही है, बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है। तो नियम क्या कहा जाता है कि अगर गुडविल शो हो रही है और अगर कोई साझेदार जा रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा।
तो क्लोज कर देंगे बस हम। अब क्या हो रहा है, पहले से विद्यमान है, अभी खोली है क्या, नहीं, पहले से ही खुली हुई है, मतलब नए साझेदार के जाने के कारण नहीं, उससे पहले से ही खुली हुई है। तो अब उसको पहले ही बंद करो, मतलब पहले से खुली हुई है तो पहले बंद करो, मतलब जाने के पहले उसको खाता कंप्लीट करो। तो हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, जो खुली हुई थी उसको बंद कर देंगे, और बंद कौन करेंगे, सारे साझेदार करेंगे। सारे साझेदार का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका बेनिफिट जो होना था, इम्पैक्ट, वो पहले ही हो चुका है इसके रिटायरमेंट के पहले ही। तो इसके रिटायरमेंट के पहले पहले इसका इम्पैक्ट भी नील कर दिया जाएगा, गुडविल का नील कर दिया जाएगा। तो सभी साझेदारों को कितने से डेबिट कर दिया जाएगा, गुडविल के अमाउंट से। बात समझ में आई? पढ़ लेते हैं अब। चिट्ठे में पहले से विद्यमान ख्याति का लेखा। यदि फर्म के चिट्ठे में पहले से ही ख्याति का कोई राशि विद्यमान है, तो उसे सभी साझेदार, मतलब सेवानिवृत्त साझेदार सहित के पूंजी खातों से पुराने अनुपात में बांटकर डेबिट कर अपलिखित किया जाता है। मतलब वही, अगर पहले खुली हुई है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करके बंद कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? पहले से ही विद्यमान है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बात समझ में आ गई? गुडविल को क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। चलिए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। अब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैं आपको एक बार और बता दूंगा, कब बता दूंगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे साझेदारों का मृत्यु। साझेदारों की जब मृत्यु करेंगे तब भी हम इसे पढ़ लेंगे डिटेल में एक बार और। तो कुछ अगर बच जाएगा तो वो वहां पर आ जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, यदि फर्म साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जीवन पॉलिसी लेकर रखती है तो उसका लेखांकन निम्न प्रकार किया जाएगा। कौन कौन सी दशा में, यदि चिट्ठे में पहले से ही संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी समर्पण मूल्य पर दिया है, मतलब समर्पण मूल्य दिया हुआ है। देखिए, बैलेंस शीट है, यहाँ बैलेंस शीट दे देते हैं, ये बैलेंस शीट यहाँ देख लीजिए, ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दिख रही है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मान लीजिए वैल्यू दी हुई है, वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 लाख की वैल्यू दी हुई है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि इस दशा में निवृत्ति के समय समर्पण मूल्य और चिट्ठे में दिखाए गए मूल्य के अंतर का लाभ हानि होगा। मतलब क्या होगा, मान लीजिए हमने कितना दिखा रखा है वैल्यू बैलेंस शीट में, 5 लाख रुपए, परंतु जब हमने उसको सरेंडर करा तो उससे हमको मिल कितने गए, जब एक्चुअल में सरेंडर करा इंश्योरेंस कंपनी को तो हमको उससे मिले 6 लाख रुपए। तो अब ये क्या हुआ, 1 लाख का हमको प्रॉफिट हो गया, 1 लाख का जो ये प्रॉफिट हुआ। तो ये 1 लाख का प्रॉफिट क्या होगा, 1 लाख का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, या किस में किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते में। पुनर्मूल्यांकन खाता मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि वो बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि असेट्स और लाइबिलिटी का जो पुनर्मूल्यांकन किया जाता है उससे जो लाभ हानि हो रही है उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, ताकि जो साझेदार जा रहा है या जो, तो उसको उसमें हिस्सा मिल जाए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी उसको हिस्सा मिल जाए, और लॉस हो रहा है तो भी उसको हिस्सा मिल जाए। और क्या बोलेंगे, नई फर्म के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर चलाया जाता है। वही जो बैलेंस शीट में काय में दिखाएंगे उसको संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चिट्ठे में किस पक्ष में दिखाया जाता है, लाइबिलिटी पक्ष में दिखाया जाता है, असेट पक्ष में दिखाया जाता है, दोनों तरफ दिखाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को कहाँ दिखाया जाता है, असेट्स में। क्यों, क्योंकि हमने ली है, हमने पॉलिसी ली है, भविष्य में इससे हमको प्रॉफिट होगा, तो इसलिए इसको कहाँ दिखाया जाएगा, अगर इसको कहाँ असेट पक्ष में, अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट मान के कर रहे हैं तो किससे दिखाया जाएगा, असेट पक्ष में दिखाया जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। यदि चिट्ठे में समर्पण मूल्य नहीं दिया गया, मतलब क्या करा है, चिट्ठे में कोई वैल्यू नहीं दी गई, ये बैलेंस शीट है हमारी, इस बैलेंस शीट में हमने कोई वैल्यू नहीं दी गई है। इधर ही समझ लीजिए, ये इधर ही समझ लीजिए, जो दिया हुआ हमने, ये बैलेंस शीट थी हमारी, और इसमें जो 5 लाख की वैल्यू जैसे पिछले एग्जाम्पल में दी थी, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, मतलब हमने कोई दिखाया ही नहीं है, उसको हम क्या मानते, एक्सपेंसेस मान के बुक कर लेते थे, चिट्ठे में नहीं दिखाते थे। तो अब हमको डायरेक्टली कितने लाख मिलेंगे, 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख रुपए सारा की सारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हम उसको एक्सपेंसेस मान रहे थे। तो आज जो 6 लाख रुपए मिले फिर उसको हम क्या मानेंगे, हम उसको प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है, तो वही बात ये यहाँ पर बोला गया है कि यदि चिट्ठे में समर्पण मूल्य नहीं दिया गया है तो इस दशा में निवृत्ति पर पॉलिसी के समर्पण मूल्य को ही पुनर्मूल्यांकन खाते में और सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता अगर बना है तो उसमें ले लेंगे, और अगर पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं बना रहे तो फिर किस में ले लेंगे, पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे। दोनों जगह ये बोला गया है, या तो क्या, या तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन का अल्टीमेटली इंपैक्ट कहाँ जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते में। तो या तो पुनर्मूल्यांकन खाते में बता देंगे, या क्या बता देंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में बता देंगे। और जो समर्पण मूल्य है उसको तो कहाँ पर दिखाना है, चिट्ठे में तो दिखाना ही है। अब क्या बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 समझ में आई। पहला पॉइंट, जब अगर पहले से दिखा रखा है और उसकी वैल्यू में कोई अंतर आता है तो लाभ हानि को पुनर्मूल्यांकन खाते में
बता देंगे, या फिर साझेदारों के पूंजी खाते में बता देंगे। कब बता देंगे? जब पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं बन रहा है तो फिर उसे साझेदारों के पूंजी खाते में बता देंगे, ठीक है। और अगर चिट्ठे में कोई मूल्य नहीं दिया गया तो सारा की सारा प्रॉफिट, मतलब 6 लाख का ही प्रॉफिट फिर कहाँ बता देंगे? या तो पुनर्मूल्यांकन खाते में अगर वो बन रहा है तो, और अगर नहीं बन रहा है तो साझेदारों के पूंजी खाते में। अब पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? यदि नई फर्म के समर्पण मूल्य चिट्ठे में ना दिखाना चाह रहा है, मतलब नई फर्म क्या चाह रही है कि चिट्ठे में समर्पण मूल्य को जो है वो नहीं दिखाया जाए, तो इस दशा में शेष साझेदारों के पूंजी खातों में नए अनुपात में बांटकर डेबिट करके उसे क्या कर दिया जाता है? अपलिखित कर दिया जाता है। मतलब क्या करेंगे? पहले तो हमने क्रेडिट करा था, प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट क्रेडिट करा था सभी साझेदारों को, मतलब 6 लाख रुपए जो मिले हैं, अगर हम मान लीजिए पूरा, तो हमने उसको किस में क्रेडिट करा था? उसको हमने साझेदारों के खाते में क्रेडिट करा था। परंतु फर्म क्या चाहती है कि इसको हटा दो, इसको जो ये वैल्यू है पॉलिसी को, उसको हटा दो। तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो हमने असेट में दिखा रखा था उसे संपत्ति पक्ष में, तो उतने से डेबिट कर रखा था। जैसे मान लीजिए 6 लाख रुपए से, अब हमने नई वैल्यू कितनी बताई थी? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए से हमने डेबिट कर रखा था, अब इसको संपत्तियों से हटा, मतलब हमने बैलेंस शीट से हटाना है, तो इतने से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? इतने से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहां समझ लीजिए क्या बोल रही है कंपनी, चाह क्या रही है? फर्म चाह रही है कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो ये वैल्यू दिख रही है पॉलिसी की जो वैल्यू दिख रही है, इस पॉलिसी की वैल्यू को नहीं दिखाया जाए, ये निर्णय लिया गया इनके द्वारा। तो पॉलिसी की वैल्यू कितनी दिखाई जा रही थी? 6 लाख रुपए। इन्होंने निर्णय लिया कि ये जो पॉलिसी की वैल्यू है इसको यहाँ पर नहीं दिखाया जाए, इसको यहाँ पर नहीं दिखाया जाए। तो अब हम क्या करेंगे? ये डेबिट है, ये डेबिट है, असेट साइड कोई भी चीज आएगी तो वो डेबिट है, 6 लाख रुपए से डेबिट है। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं? नहीं दिखाना चाहते हैं, इसको हम हटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इतनी वैल्यू से इसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब अगर पॉलिसी का अकाउंट बनेगा तो पॉलिसी का अकाउंट डेबिट कितने से? 6 लाख रुपए से, उसको 6 लाख से ही हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो पॉलिसी का वैल्यू कितने से हो जाएगा? नील हो जाएगा। तो अगर ये चाहती है, तो अब नए साझेदार, तो पुराना साझेदार तो क्या बोलेगा? पॉलिसी में मेरे को प्रॉफिट दे दो, तुमको जो करना हो वो करो, मेरे को तो मेरा प्रॉफिट दे दो, फिर तुमको जो करना हो तुम वो करो, मेरे को मेरा प्रॉफिट दे दो। तो ये वही करेंगे। इनको क्या करेंगे? ये क्या करेंगे कि ये तो प्रॉफिट ले लेगा, अब बुक्स में तो 6 लाख पे दिख रहा है, तो अब इसको कम करेंगे। तो कम कौन करेगा? जो क्रेडिट करेंगे 6 लाख रुपए से, क्रेडिट तो करेंगे, पर ये 6 लाख रुपए से क्रेडिट कौन करेगा? बचा कौन कौन व्यक्ति है? बचा है, जैसे अभी मान लीजिए ए, बी और सी, ए और बी सी 3 थे, तो अब इसमें क्या होता है? इसमें बी रिटायर हो जाता है, तो बचे कौन है? ए और सी। तो ए और सी क्या करेंगे? इसको और उत्ते से क्रेडिट करेंगे, और अपना जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। और किस अनुपात में करेंगे? तो नए नए अनुपात में करेंगे। किस अनुपात में करेंगे? नए अनुपात में। समझ में आई बात? ये यही बात वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं आपको? नए अनुपात में बोल रहे हैं। क्या बोला गया है आपको नए अनुपात में? कि यदि नई फर्म संपूर्ण मूल्य चिट्ठे में नहीं दिखाना चाहती है तो इस दशा में क्या करेंगे? शेष साझेदारों के पूंजी खाते को उनके नए अनुपात में बांट कर डेबिट करके अपलिखित कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? पॉइंट समझ में आया? चलिए, बिना खाता खोले समर्पण मूल्य को समायोजित करना, मतलब हम क्या कर रहे हैं? पॉलिसी अकाउंट ही नहीं खोल रहे, बिना पॉलिसी अकाउंट, जैसे गुडविल अकाउंट ऊपर नहीं खोला था ना, वैसे यहाँ पर हम पॉलिसी अकाउंट भी नहीं खोले। तो इस दशा में क्या करेंगे? समर्पण मूल्य में सेवानिवृत्त साझेदार के भाग को उसके पूंजी खाते में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, और शेष साझेदारों के पूंजी खाते को वृद्धि के अनुपात में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। वही बात बोली कि मान लीजिए 6 लाख का प्रॉफिट है, 6 लाख रुपए की क्या है? पॉलिसी का मिलना था हमको, उसमें हिस्सा कितना मिलना था? ये ए, बी और सी 3 लोग थे, इसमें से क्या हो गया? सी जा रहा है, तो सी को मिलना कितना था? सी को मिलना था भैया 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख रुपए इसको दे दो। तो 2 लाख रुपए इसको दे देंगे, तो क्या करेंगे? 2 लाख रुपए अगर करना है तो किसको देना है? सी को देना है, तो सी का खाता कितने से क्रेडिट कर देंगे? अगर किसी को देना है उतने पैसे, तो सी का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट कर देंगे? 2 लाख रुपए से, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? देगा कौन? देगा कौन? ए और बी देगा। कुछ नहीं बोला गया है, तो पुराने अनुपात में ये देंगे। मतलब क्या करेंगे? 1-1 लाख रुपए में देंगे। अगर नया अनुपात नहीं दिया तो पुराना अनुपात ही क्या हो जाता है? पुराना अनुपात ही शेष अनुपात, जो पुराना शेष अनुपात होता है वही क्या हो जाता है? नया अनुपात भी हो जाता है, और वही गेनिंग रेशो भी हो जाता है। ये सबसे पहले एग्जाम्पल में ही हमने समझा था। इस एग्जाम्पल में कुछ नया अनुपात दिया है क्या? नहीं दिया है, तो यही क्या हो जाएगा? इनका गेनिंग रेशो भी हो जाएगा, और यही इनका नया अनुपात भी हो जाएगा। ये बात हमने ऊपर समझी थी, तो वो हो जाएगा। तो अब देखिए 1-1 लाख रुपए कौन डेबिट हो रहा है? 1-1 लाख रुपए से डेबिट कौन हो रहा है यहाँ पर? ए और बी। और क्रेडिट कौन हो रहा है?
सी को 2 लाख रुपए मिलना थे, उसको 2 लाख रुपए मिल गए, और फायदा सी के जाने से जो गेन होगा, भविष्य के प्रॉफिट होगा, वो किनको होगा, ए और बी को होगा। तो जिस अनुपात में उनको प्रॉफिट होगा वही अनुपात में क्या किया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। बात समझ में आई ये वाली संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को? ये पूरा चैप्टर समझ में आया? हमने जो कवर किया था, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? यही वाला एग्जाम्पल नीचे बात किया गया है, जो मैं बोल रहा था ना, नीचे आपसे बात ये वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि बिना खाता खोले कुछ नहीं बोला, तो हमने क्या करा, जो पुराना अनुपात था वही जो शेष अनुपात है, इसको ऐसे देखिए, 1:1:1। मैंने क्या बोला था, जब कुछ नहीं बोला गया हो तो नया पुराना अनुपात में से जो जा रहा है उसका क्या करेंगे, भाग हटा देंगे। तो ए, बी और सी ये तीनों थे और उनका अनुपात कितना था, 1:1:1 का अनुपात था। कौन चला गया, सी, तो बचा हुआ क्या है, 1 और 1 का अनुपात। ये वाली बात ऊपर लिखी गई थी, समझ में आई? ये वाले अनुपात में। तो ये पूरा समझ में आया? कोई डाउट इसमें? रिटायरमेंट ऑफ साझेदार, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। कोई डाउट हो तो अपन अगली क्लास में आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम बता देंगे। तो इस वीडियो को खत्म करें। समझ में आया वीडियो? और अगर जो बच्चे नए हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 4 तारीख तक 1999 का प्राइस है। इसके साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे और पूरी क्लास हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस है 499। जैसे जैसे क्लासें कंप्लीट होते जाएंगी आपको भी PDF नोट्स उसके देते जाएंगे, क्योंकि अपडेटेड नोट्स बन रहे हैं, ठीक है? और अगर हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो संपर्क करना चाहते हैं अगर हमसे, तो हमारा ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद होगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।